नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यह हमारा एविडेंस एक्ट पर तीसरा क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे अवश्य देख लें कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज हम चैप्टर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही बड़ा अध्याय है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय यही है और इसमें सेक्शन 5 से 55 तक कवर किया गया है। 1/3 सिलेबस जो है यहीं से आपका कवर हो जाता है। कुल 167 धाराओं में से 5 से 55 तक धाराएं चैप्टर 2 के अंतर्गत आती हैं और चैप्टर 2 का हेडिंग है तथ्यों की सुसंगतता, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अर्थात कोई भी तथ्य है, तथ्य का मतलब या तो भौतिक तथ्य हो सकता है या मानसिक तथ्य हो सकता है। भौतिक तथ्य उसे कहते हैं जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे कुछ बोलना, कुछ देखना, कुछ सुनना। और मानसिक तथ्य उसे कहते हैं जो मन की दशा को संबोधित करते हो, जैसे कपट, उपेक्षा, उतावलापन, सद्भावनापूर्वक, ज्ञान इत्यादि। तो कोई भी तथ्य जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है, इस चैप्टर नंबर 2 में हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं कि सेक्शन 6 में कौन सी बातें सुसंगत होती हैं, सेक्शन 7 में कौन से तथ्य सुसंगत होते हैं, सेक्शन 8 में कौन कौन से फैक्ट सुसंगत होते हैं। ऐसे करके हम इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर का जैसा कि नाम ही है तथ्यों की सुसंगतता, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तो प्रत्येक फैक्ट कहाँ सुसंगत होगा इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसका अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि जब कभी भी कोर्ट के समक्ष कोई तथ्य रखा जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 136 के अंतर्गत कोर्ट की यह ड्यूटी बनती है, कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले से पूछता है कि आपने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। तो इसलिए भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारा साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है। हम जो भी फैक्ट कोर्ट के सामने रख रहे हैं वो कौन सी धारा के अंतर्गत रेलिवेंट होता है। और रेलिवेंट फैक्ट का डिफिनीशन आपको मैं बता चुका हूं कि रेलिवेंट फैक्ट वह कहलाता है जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होता है। विवादक तथ्य से जो भी तथ्य जुड़े होते हैं वो सब सुसंगत तथ्य कहलाते हैं और सुसंगत तथ्य जो है वो मामले को निपटाने में सहायता करता है। सुसंगत तथ्य के आधार पर निर्णय नहीं आता है। सिर्फ सुसंगत तथ्य के आधार पर निर्णय कोर्ट नहीं सुनाती है, लेकिन विवादक तथ्य को हल करने में सुसंगत तथ्य सहायता प्रदान करता है। तो आइए अब हम 5 से 55 तक की धाराओं को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला कही जाती है, बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि सेक्शन 5 में यह बात लिखा गया है कि कोर्ट के समक्ष, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई भी फैक्ट आप रखते हैं तो वो फैक्ट या तो विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू, या रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। इससे भिन्न कोई भी फैक्ट आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 5 न बनाई गई होती तो किसी भी मामले में अनर्गल किसी तरह का तथ्य दिया जाता और फिर मुकदमा समाप्त ही नहीं होता। तो इसलिए इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए सेक्शन 5 को इसमें इंसर्ट कर दिया गया। और सेक्शन 5 जो है वो साक्ष्य के लिमिटेशन को बताती है, एक बाउंड्री खींचती है कि इस बाउंड्री के अंतर्गत रहकर ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात जो भी फैक्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस किए जाएंगे वो या तो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होंगे या रेलिवेंट फैक्ट ही होने चाहिए। सेक्शन 5 को प्रभावी बनाने के लिए ही सेक्शन 136 को रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और 136 के तहत कोर्ट की यह ड्यूटी बनती है कि जब भी आप कोई फैक्ट कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो कोर्ट आपसे पूछता है कि आपका फैक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेलिवेंस है।
तो इस प्रकार से सेक्शन 5 में हमने देखा कि कोई भी फैक्ट जो कोर्ट के समक्ष रखा जाता है या तो वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होना चाहिए या फिर रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। इससे भिन्न किसी भी प्रकार के तथ्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब सेक्शन 6 में जो है एक ही घटना जो एक ही समव्यवहार की भाग होती है उसे सुसंगत बताया गया है। अर्थात समव्यवहार किसे कहते हैं? तो समव्यवहार का मतलब है कि जब एक ही भवावेश से एक ही प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे सिंगल ट्रांजैक्शन एक ही समव्यवहार कहते हैं। इंग्लैंड में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 को रेस जस्टे बोला जाता है। रेस जस्टे के प्रिंसिपल से संबोधित किया जाता है, परंतु भारत में इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में वर्णित किया गया है। एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में किसी घटना को समझने के लिए इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही लीडिंग केस है, रतन वर्सेस क्वीन का मामला है। इसमें क्या है कि एक महिला है, वो बहुत ही घबराए हुए स्थिति में टेलीफोन ऑपरेटर को कॉल करती है और टेलीफोन ऑपरेटर से जैसे ही बात होती है जैसे तैसे करके अपना नाम बताती है, पता बताती है और वह इस फोन को पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करने के लिए कहती है। जब तक टेलीफोन ऑपरेटर पुलिस ऑफिसर को फोन ट्रांसफर करने वाला होता है, महिला के हाथों से फोन छूट जाता है, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और महिला की जो है जब टेलीफोन ऑपरेटर पुलिस ऑफिसर को कॉल करके यह बात बताता है और पुलिस महिला के घर पहुंचती है, तब तक उस महिला की हत्या हो चुकी रहती है। अब यहाँ पर महिला का हस्बैंड जो है कोर्ट के समक्ष यह तर्क देता है कि गोली जो है इंटेंशनली नहीं चली है, एक्सीडेंटली जो है गोली चली है, दुर्घटनावश गोली चली है और उस महिला को लग गई है। परंतु यहाँ पर महिला का घबराए हुए स्वर में फोन करना, अपनी बातों को कहना, फोन डिस्कनेक्ट हो जाना, फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद महिला की मृत्यु हो जाना, ये सारे चीजों को एक ही समव्यवहार का भाग माना गया, सिंगल ट्रांजैक्शन का पार्ट बनाकर सेक्शन से में रेलिवेंट माना गया। और जैसे ही कोई चीज रेलिवेंट होती है वह फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने में सहायता करने लगती है। इससे न्यायालय निष्कर्ष की तरफ जाने लगता है। एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में दो चीजों को दर्शाया जा सकता है, किसी कथन को और आचरण को। अगर किसी कथन को, किसी स्टेटमेंट को एक ही समव्यवहार का भाग बनाना है तो यह आवश्यक है कि कथन जो है वो घटना के समय ही किया जाना चाहिए या ठीक अल्पकाल पूर्व या अल्पकाल पश्चात किया जाना चाहिए। मतलब घटना और कथन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि घटना के बहुत समय बाद अगर कोई कथन किया जाता है तो उसमें बनावटी बातें आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर ए बी को दौड़ा रहा है और बी जो है यह कहते हुए भाग रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे ए मार डालेगा। अब यदि बी की मृत्यु हो जाती है तो बचाओ बचाओ मुझे ए मार डालेगा, यह कथन जो है वो एक ही समव्यवहार के रूप में धारा 6 में सुसंगत तथ्य होगा। न्यायालय में जब इसे प्रस्तुत किया जाएगा तो विवादक तथ्य अर्थात क्या ए बी को जानबूझकर मार डालना चाहता था, इसको निपटाने में सहायता करेगा न्यायालय की। यह रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में। इसी प्रकार यदि कोई आचरण एक ही समव्यवहार का भाग है तो उसे कथन की तरह घटना के साथ ही या ठीक अल्पकाल पूर्व या अल्पकाल पश्चात होने की आवश्यकता नहीं है। आचरण घटना के बाद बहुत समय बाद भी होता है तो उसे एक ही समव्यवहार का भाग माना जाता है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति है जिस पर 124 ए आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। अब हैदराबाद में पुलिस पर अटैक होता है, जम्मू कश्मीर में सेना पर अटैक होता है, राजस्थान में मिलिट्री बेसेस उड़ाए जाते हैं, बिहार में सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ होती है। तो इन सारे चीजों का कनेक्शन उस व्यक्ति से है क्योंकि उस व्यक्ति पर 124 ए का मुकदमा दर्ज है। अतः माना जाएगा कि व्यक्ति जो है प्रत्येक जगह उपस्थित था और उसके आचरण को, कंडक्ट को एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में सुसंगत माना जाता है। तो इस प्रकार हमने सेक्शन 6 देखा कि कोई भी बात जब एक ही समव्यवहार का भाग हो तो वह सुसंगत होती है और वह धारा 6 में रेलिवेंट होती है और कोर्ट कोई भी फैक्ट रेलिवेंट हो या फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो तो उसे एक्सेप्ट करता है, वो एडमिसिबल होती है, ग्राह्य होती है। तो सेक्शन 6 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है इस सेक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 में 5 चीजों को रेलिवेंट बनाया गया है।
अपॉर्चुनिटी अवसर, ओकेजन प्रसंग, कॉज हेतुक, स्टेट ऑफ थिंग्स वस्तु की स्थिति, और पांचवा है इफेक्ट परिणाम। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये पांच चीजें सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में रेलिवेंट बनाई गई हैं। अर्थात कोर्ट के सामने अगर फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य प्रसंग को लेकर है, अवसर को लेकर है और इनसे संबंधित कोई तथ्य कोर्ट के समक्ष रखा जाता है तो वह सेक्शन 7 में रेलिवेंट होता है, कोर्ट उसे एक्सेप्ट करती है। उदाहरण स्वरूप, ए के ऊपर बी को लूटने का आरोप लगा है। अगर कोर्ट के समक्ष फैक्ट इन इशू यह है कि क्या ए ने बी को लूटा है। अब अगर बी के वकील ने बी की तरफ से जो बी के बिहाफ पे जो उनका एडवोकेट है उसने यह कोर्ट के समक्ष इस तथ्य को दर्शा दिया, इस तथ्य को रख दिया कि बी जो है लूटने के कुछ समय पूर्व मेला जा रहा था, उसके पास पैसों की थैली थी, उसने कुछ लोगों को उस पैसों को दिखाया था, कुछ लोगों से उसने बताया था कि वह मेला देखने जा रहा है और उसके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट यह अवधारणा कर सकेगी कि लूटने का अवसर जो है हो सकता है, बी को लूटे जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अवसर से संबंधित जो तथ्य है वो धारा 7 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत होगा। इसी प्रकार ए पर बी के हत्या का आरोप है और जिस जगह पर हत्या हुई है उस जगह के आसपास गुत्थम गुत्था के चिन्ह मिले हैं, तो यह इफेक्ट को दर्शाता है, यह परिणाम को दर्शाता है कि लड़ाई झगड़ा हुई थी और फलस्वरूप जो है मृत्यु कारित की गई है। तो यह इफेक्ट के रूप में धारा 7 में सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटी है, ओकेजन है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, इफेक्ट है, कॉज है, इन सबसे संबंधित कोई तथ्य है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 में सुसंगत होते हैं और कोर्ट उन्हें एडमिसिबल करती है। अब सेक्शन 8 को समझते हैं। सेक्शन 8 में 3 चीजों को रेलिवेंट बताया गया है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कंडक्ट में दोनों प्रकार के कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंटल कंडक्ट, मतलब घटना के पहले का आचरण, पूर्ववर्ती आचरण और घटना के पश्चात का आचरण, पश्चातवर्ती आचरण, दोनों को सुसंगत घोषित किया गया है। अब प्रिपरेशन का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि अगर ए पर आरोप है कि उसने बी को विष देकर मार डाला है, तो यहाँ पर अगर बी के एडवोकेट द्वारा यह कोर्ट को दर्शा दिया जाता है कि बी की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्त दिन ए बाजार गया था, बाजार से विष खरीद कर लाया था, विष को अपने घर पे रखा था, बी की मृत्यु के पश्चात जो है विष ए के पास नहीं उपलब्ध है, तो इससे जो है यह सिद्ध होता है, यह पता चलता है कि ए ने विष द्वारा बी को मारने की प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी। और यह तथ्य जो है कि ए बाजार गया था, विष खरीदा था, विष लेकर घर पे आया था, ये सारे तथ्य जो है वो प्रिपरेशन के रूप में सेक्शन 8 में सुसंगत होते हैं, एडमिसिबल होते हैं। इसी तरह मोटिव, हेतु जो है वह भी सेक्शन 8 में सुसंगत होता है। जैसे हेतु का एग्जाम्पल है कि अगर ए पर बी की हत्या का मुकदमा दर्ज है तो हेतु को कोर्ट के समक्ष साबित करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर बी के वकील के द्वारा कोर्ट में यह दर्शा दिया जाता है कि ए ने जब सी को मारा था, बी को नहीं, ए ने जब सी को मारा था तो बी ही वह व्यक्ति था जो ए को सी को मारते हुए देख लिया था, और बी फोन करके ए से कह रहा था कि मैंने तुम्हें सी को मारते हुए देख लिया है, अब अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम मुझे 50,000 रुपए दो। इस घटना के इस मांग के ठीक अगले दिन बी की मृत्यु हो जाती है, तो कोर्ट में यह दर्शाया जा सकता है कि ए ही वह व्यक्ति है जिसके अंदर बी को मारने का मोटिव रहा होगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, क्लियर कर लेना है। मोटिव और कॉज में क्या अंतर है, हेतु और हेतुक में अंतर समझ लीजिए। तो हेतुक को कारण कहा जाता है और हेतु को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर ए ने किसी अन्य की बिस्किट चुरा ली, तो अपने बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखना हेतु है, मोटिव है, जो उसे उत्प्रेरित करता है चोरी करने के लिए, और बिस्किट को चुराना
कारण है, कॉज है। तो आई होप कि क्लियर है हेतु और हेतुक में क्या डिफरेंस है। हेतु कारण है और हेतु उद्देश्य है। इसके बाद सेक्शन 8 में जो है प्रिपरेशन और मोटिव को हमने देख लिया, रेलिवेंट होते हैं। अब कंडक्ट भी रेलिवेंट होता है, वो चाहे घटना घटित होने के पहले का कंडक्ट हो या घटना घटित होने के बाद का कंडक्ट हो। जैसे ए के ऊपर आरोप है कि उसने को लूटा है, और सी नामक व्यक्ति जो है वो ए की उपस्थिति में कहता है कि जिसने भी बी को लूटा है उसको पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। यह सुनते ही ए वहां से फरार हो जाता है। तो ए के इस आचरण को आचरण के रूप में सेक्शन 8 में रेलिवेंट माना गया है। तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम सेक्शन 9 से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।